रामपुर गांव में एक जमींदार रामदीन की दो बेटी थी, बड़ा मोहन और छोटा श्याम। रामदीन की दो बहुएं थी, राधा और सिधा। बड़ी बेटे की एक बेटी थी 5 साल की। रामदीन का परिवार बहुत खुशहाल था। घर में सब एक दूसरे से प्यार करते थे। मोहन और श्याम राम और लक्ष्मण की तरह ही प्यारे थे। प्रणाम पिताजी। प्रणाम पिताजी। खुश रहो मेरे बच्चों। आ गए तुम दोनों। मोहन और अर्जुन, तुम दोनों को मैं आज एक सीख देना चाहता हूँ। हाँ पिताजी, बोलिए। कहिए पिताजी, क्या सीख देंगे आज हमें? देखो मेरे बच्चों, जमीन तभी सोना उगलती है जब उसे पसीने से सींचा जाए, उस पे मेहनत किया जाए, उसकी अच्छे से देखभाल की जाए, और तभी स्वर्ग बनता है जब भाई के कंधे से कंधा मिलाकर चले। जीवन में कभी भी तुम दोनों भाई एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। मेरे बच्चों, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती है। कभी सुख है, कभी दुख है। चाहे जितना भी जीवन में कष्ट आए, तुम दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के साथ रहना और इस जमीन पर खूब मेहनत करना। इसी मिट्टी में सोना छुपा है। तुम दोनों भाई इस जमीन पे जितना मेहनत करोगे, उतना ही ये जमीन तुम्हें अच्छी फसल देगी। जी पिताजी, हम आपकी ये सीख हमेशा याद रखेंगे। पिताजी, आप चिंता मत करिए। हम दोनों भाई हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। हाँ पिताजी, मोहन भैया ठीक कह रहे हैं। हम दोनों भाई जीवन भर हमेशा साथ रहेंगे। जीते रहो मेरे बच्चों। ठीक है, अब मैं जरा मुखिया जी से मिलने जा रहा हूँ। पता नहीं किस लिए मेरे को बुलाए हैं। ठीक है पिताजी। भैया, क्या पिताजी की बात सही होगी? हम जिंदगी भर साथ रहेंगे? हाँ श्याम, तू मेरा छोटा भाई ही नहीं, मेरे बेटे जैसा है। हम दोनों भाई इस जमीन पर खूब मेहनत करेंगे और पिताजी के असूलों पर चलेंगे। उनके पड़ोसी धनिया काका कुछ दूरी पर अपने खेत में बैठकर उनकी बातें सुन रही थी। इनका प्यार देख के तो मेरी छाती पे सांप लौटता है। पता नहीं इनके प्यार में कब दरार पड़ेगी। ये भाई कब एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। दोनों भाइयों की पत्नी शाम को घर पर खाना बना रही थी। अरे सुधा, सबसे पहले पिताजी को खाना दे दो। मैं तो भैया के साथ ही खाना खाऊंगा। ठीक है जी, अभी दे देती हूँ। शाम होने पर ही पता चलता है सुधा रामदीन के लिए खाना लेकर चली जाती है। तभी मोहन को अपनी पत्नी से कहने का मौका मिलता है और वह कहता है, अरे ओ राधा, राधा कहाँ है? आ रही हूँ जी। आ गई जी। बोलिए, छत पे कपड़े फैलाने गई थी। राधा, पिताजी खाना खा लिए? हाँ जी, सुधा सबसे पहले बाबूजी को ही खाना खिलाई है। ठीक है, शाम को भी खाना दे दो। वो खेत में मेरे से बोल रहा था कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आज ही मैंने उनको दिया था खाना, पर उनका कहना है कि मैं भैया के साथ खाऊंगा। अब इसमें मैं क्या करूं? राधा, शाम चंचल है तो क्या हुआ,
पर मेहनती बहुत है। पढ़ाई के साथ साथ खेतों पर भी खूब मेहनत करता है। तो क्या हुआ भैया, मैं खाना आपके साथ ही खाऊंगा। मेरा पेट तभी भरता है जब मैं अपने भैया के साथ खाता हूँ। अच्छा, चल बदमाश, हाथ मुंह धो ले जल्दी से। बरामदे की खिड़की से रामदीन अपने बेटों को प्यार करते हुए देख रहा था। हे ईश्वर, मेरे बच्चों के बीच में ऐसे ही हमेशा प्यार बनाए रखना। उनका परिवार ऐसे ही खुशी खुशी चलता रहता है, लेकिन एक दिन अचानक रामदीन की मौत हो जाती है और पूरा परिवार दुख में डूब जाता है। भैया, पिताजी हमें छोड़ के चले गए, अब हमारा क्या होगा? मेरे भाई, मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। भगवान के सामने किसी की नहीं चलती। रामदीन की मौत के बाद 1 हफ्ता हो गया था। सब दुखी थी, लेकिन मेहनत करना जरूरी था। शाम, मैं खेतों में जा रहा हूँ, तुम घर पर ही रहना। नहीं भैया, मैं भी खेतों में चलूंगा, मुझे पिताजी की याद आ रही है। नहीं श्याम, तुम घर पर पढ़ाई करो, तुम्हारा परसों से पेपर है। अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। पिताजी की आत्मा को बहुत दुख होगा। श्याम मेरे भाई, हमें पिताजी के असूलों पे चलना चाहिए। ठीक है भैया। धनिया काका घर के पीछे चुपके से मोहन और श्याम की बातें सुनते हैं जब मोहन खेतों में जाता है। अरे श्याम बेटा, मेरी बात सुनो। हाँ धनिया काका, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ काका, आप कैसे हैं? हाँ, ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ी सी चिंता तुम्हारी लगी है मुझे। अब रामदीन के जाने के बाद मैं ही तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ जो तुम लोगों की चिंता कर सकता हूँ। हाँ धनिया काका, पिताजी के जाने के बाद भैया और मुझे बहुत दुख है। मोहन को कैसा दुख? उल्टा उसका तो सारा रास्ता ही साफ हो गया। धनिया काका, आप मेरे भैया के बारे में ऐसी बात मत बोलो। मैं अपने भैया के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। अरे श्याम बेटा, तुम बहुत भोला है, दुनियादारी नहीं जानता। वैसे तुम्हारे पिताजी भी मुझसे कहा करते थे, श्याम बहुत भोला है, मुझे किसी की चिंता नहीं। मुझे उसकी चिंता लगी रहती है। मोहन तो चालाक है, मेरे जाने के बाद चुपके से सारा जमीन हड़प जाएगा, अपने नाम करवा लेगा। बेचारा श्याम धर धर की ठोकरें खाने ना लगे, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता लगी। काका, क्या पिताजी ऐसा कहते थे? हाँ श्याम बेटा, इसलिए तुम्हारी चिंता लगी रहती है, कहीं मोहन सारी जमीन का मालिक ना बन बैठे और तुमको कुछ ना दे। मोहन बहुत चालाक है। पर धनिया काका, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ जमीन जायदाद का पता नहीं है। सब जमीन भैया और पिताजी ही देखते थे। तुम क्यों डरते हो? मैं हूं ना। काका, आप ही बताओ, मैं अब क्या करूं? श्याम बेटा, तू तो पढ़ा लिखा है, तू तो शहर जाके अपना बिजनेस शुरू कर सकता है और अच्छा पैसा कमा सकता है। पर धनिया काका, बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे बेटा, तुम्हारे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ, जमीन तो है ना, उसको बेच दो।
और उसी से अपना काम शुरू करो। पर काका, मोहन भैया जमीन नहीं बेचने देंगे। अरे बेटा, तू सच में बहुत भोला है। सुनो, मेरी एक बात मानो, तुम मोहन से बंटवारा कर लो और अपने हिस्से की जमीन बेच के शहर चले जाओ। वहां जाकर उन्हीं पैसों से अपना व्यापार शुरू करो। एक बार इंसान अपना बिजनेस शुरू कर लेता है तो तुम्हारे पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे, तो गांव आके अपनी जमीन भी वापस छुड़वा लेना। उधर तुम्हारा शहर में बिजनेस होगा, पैसा होगा और गांव में जमीन, फिर तुम करोड़पति बन जाओगे। तुम्हारे सामने तो मोहन की कोई औकात नहीं रहेगी। धनिया काका श्याम को मोहन के खिलाफ कान भर देता है और श्याम धनिया काका की बातों में आ जाता है। आप ठीक कह रहे हैं काका, मैं आज ही भैया से बंटवारे की बात करता हूँ। पर बेटा, मोहन के सामने मेरा नाम मत लेना, नहीं तो मुझसे झगड़ा करने लगेगा। मोहन बहुत चालाक है। नहीं काका, आप चिंता मत करिए, मैं आपका नाम नहीं लूंगा। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। शाम को मोहन खेतों से थका हुआ घर लौटता है। राधा, ओ राधा, बहुत थक गया हूँ, पानी पिलाओ। अभी लाई जी। ये लो जी। श्याम कहाँ है? दिख नहीं रहा। खाना खाया उसने? उसकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई? जब मोहन और राधा बातें कर रही होती हैं, तो श्याम अपनी पत्नी सुधा के साथ आ जाता है। भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो श्याम। भैया, आप जमीन का बंटवारा कर दीजिए, मुझे अपने हिस्से की जमीन चाहिए। श्याम मेरे भाई, क्या हुआ? तुम बंटवारे की बात क्यों कर रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या, या राधा ने कुछ बोल दिया है? नहीं भैया, ना तो आपसे कोई गलती हुई, ना राधा भाभी ने कुछ कहा। फिर मेरे भाई, तुमको जमीन बंटवारा क्यों करना है? भैया, मैं अपने हिस्से की जमीन बेच के सुधा के साथ शहर जाऊंगा और उन्हीं पैसों से बिजनेस शुरू करूंगा। नहीं श्याम, ऐसा मत करो। क्या तुम पिताजी की बातें भूल गए? तुमने पिताजी से बोला था हम दोनों भाई हमेशा साथ रहेंगे। भैया, मैं कुछ नहीं भूला, पर मुझे अपने हिस्से की जमीन चाहिए। मुझे शहर जाना है, आप बंटवारा करिए। मोहन ने श्याम को समझाने की कोशिश की, लेकिन श्याम ने सुनने से मना कर दिया और अपने घर जाने पर अड़ा रहा। आखिरकार अपनी नानुकुर के बाद मोहन श्याम के हिस्से के ऑफर पर मान जाता है। ठीक है मेरे भाई, तू जैसा चाहता है वैसा ही होगा। मैं कल ही पंचायत बुलवा के बंटवारा करवा लेता हूँ। ठीक है भैया। अगले दिन पंचायत होती है और सरपंच कुछ दूसरे गांव वालों के साथ आता है। मोहन और श्याम, क्या तुम दोनों बंटवारे के लिए तैयार हो?
मोहन सरपंच की बातों का जवाब नहीं दे सका। वह चुप रहा, लेकिन श्याम खड़ा हुआ और बोला, हाँ सरपंच जी, हम बंटवारे के लिए तैयार हैं। आप बंटवारा कर दीजिए। आखिरकार इन दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा हो ही गया। अब जाके मेरे कलेजे को ठंडक मिली। मजबूर होने के बावजूद मोहन बंटवारे के लिए मान गया। दोनों भाइयों में कितना प्यार था, एक दूसरे के साथ कितना प्यार से रहते थे। हाँ भाई, रामदीन काका मरे हैं, तब से इन दोनों भाइयों में प्यार खत्म हो गया है। पंच ने जमीन का बंटवारा कर दिया और उनके घर में बंटवारे के लिए एक बाउंड्री बना दी गई। शाम को मोहन का आधा हिस्सा मिल गया। मोहन अपने आंगन में बाउंड्री देखकर बहुत दुखी होता है। राधा, ये लकीर देख रही हो? ऐसा लग रहा है ये घर के आंगन में नहीं, किसी ने मेरे सीने पर तलवार से ये मेरे सीने पर बनाई है। मेरा भाई मुझसे अलग हो गया। आप चिंता मत करिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। शाम ने जमीन बेच देता है और अपनी पत्नी के साथ सहारन चला जाता है। पिताजी, अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं शाम को शहर जाने से रोक नहीं पाया। हम दोनों भाई अलग हो गए हैं पिताजी। हे भगवान, शाम शहर में जहां भी हो सुरक्षित और खुश रहे। मोहन अकेले खेती करता है, लेकिन वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मोहन किसी तरह दुख में अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन दूसरी तरफ शाम को शहर में कोई कामयाबी नहीं मिली। सुधा, धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं, पर मेरा एक भी बिजनेस सही से नहीं चला। मुझे कोई मुनाफा नहीं, उल्टा मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। तभी सेठ पैसे मांगने अर्जुन के घर के बाहर पहुंच जाता है। श्याम, अरे ओ श्याम, कहाँ छुपे हो? मेरे पैसे कब लौटाओगे? बाहर निकलो श्याम। आइए सेठ जी, आइए, बैठिए। नहीं श्याम, बैठने का टाइम नहीं है। बस तुम मुझे ये बता दो, मेरे पैसे कब लौटाओगे? सेठ जी, बस थोड़ा टाइम और दे दीजिए, मैं आपका पैसा जल्द ही लौटा दूंगा। श्याम, ना तो तुम्हारे पास कोई नौकरी है और ना ही तुम्हारा कोई बिजनेस चला, तो तुम पैसे कैसे लौटाओगे? मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। 1 हफ्ते में मेरे पैसे लौटा देना, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर पुलिस केस कर दूंगा। ये कहकर सेठ चला जाता है, लेकिन सेठ की बातों ने शाम को अंदर तक हिला दिया। वह डर गया था और दिन रात सो नहीं पाता था। वह सोचता रहता था कि सेठ के पैसे कैसे चुकाए, और इसी चिंता में वह बीमार पड़ गया। सुधा, मैं कैसे सेठ के पैसे लौटाऊं? सेठ ने मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। जो भी जमीन बेचकर मैंने बिजनेस में लगाया था, वो सब पैसे बर्बाद हो गए। जहां तक कि मैंने तुम्हारे गहने बेचकर के भी लगाए थे, वो सब पैसे खत्म हो गए। अब मैं क्या करूं? अर्जुन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके गांव का हर आदमी काम के लिए हॉस्पिटल आया है। अरे, ये तो रामदीन का छोटा बेटा श्याम, और वह भी अस्पताल में। लगता है बीमार पड़ गया है। सबसे पहले गांव जाकर मोहन को बताऊंगा। वैसे भी इसको अपने कर्मों का फल मिला है।
मोहन जैसे सीधे भाई का इसने बहुत दिल दुखाया है, इसीलिए तो भगवान ने इसको सजा दी है। इसी बीच मोहन अपने खेतों में काम कर रहा होता है। तभी रामदास आता है और कहता है, अरे मोहन बेटा, मोहन मोहन बेटा सुनो। हाँ काका, क्या हुआ? आप इतना भागते हुए क्यों आ रहे हो? अरे बैठिए बैठिए काका। आओ काका, आप इतना भागते हुए क्यों आ रहे थे? अरे मोहन बेटा, क्या बताऊं, मैं शहर के अस्पताल गया था तेरी काकी की दवा लेने। वहां मैंने शाम को देखा, वह बहुत बीमार था और सुनने में आया है उसने शहर में किसी सेठ से पैसे उधार लिए हैं, 2 लाख रुपए, और उसके ऊपर से बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हुआ है और उसके बिजनेस में भी कुछ फायदा नहीं हुआ। वह बहुत परेशान है। क्या रामदास काका, आप सच बोल रहे हैं? हाँ बेटा मोहन, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने शाम को ही देखा है। रामदास की बातें सुनकर मोहन रोने लगता है और घर भाग कर जाता है। राधा, जल्दी चलो, हमें अभी शहर जाना होगा। मुझे अभी रामदास काका ने बताया कि श्याम बहुत बीमार है। ठीक है जी, चलिए जल्दी चलते हैं। फिर राधा को लेकर शहर के लिए निकल जाता है और शहर के हॉस्पिटल में जाकर श्याम के पास बैठकर रोता है। तभी श्याम को होश आता है। भैया, आप कब आए? भैया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैंने अपने राम जैसे भाई पर शक किया, मैं पिताजी के असूलों पे नहीं चला, मुझे माफ़ कर दीजिए भैया। चुप हो जा मेरे भाई, तू और बीमार पड़ जाएगा। मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। ठीक होकर घर चलते हैं बस। भैया, मैं अभी गांव नहीं जा सकता, यहाँ का सेठ मुझे जाने नहीं देगा। मैंने उससे पैसे उधार लिए हैं, उसके पैसे वापस करके ही जाऊंगा, नहीं तो वो मुझे जेल भेज देगा। तो चिंता मत कर मेरे भाई, मुझे सब पता है, इसलिए मैं घर से 2 लाख लेकर आया हूँ। उस सेठ को आज ही पैसे दे देंगे। पर भैया, आप इतना पैसा लेकर कहाँ से आए? क्या आपने भी अपने हिस्से की जमीन बेच दी? नहीं श्याम, मैंने जमीन को नहीं बेचा। तेरी भाभी के कुछ जेवर थे, उनको बेचकर 2 लाख लाया हूँ। राधा ने अपने गहने खुशी खुशी मुझे दे दिए। मोहन की बातें सुनकर श्याम और भी ज्यादा उसे रोना आ रहा था। भाभी, आप मुझे माफ कर दीजिए, आप लोगों की बातों को मैं समझ नहीं सका। माता पिता जैसे तो मेरे भैया भाभी हैं और मैंने उन्हीं को दुख पहुंचाया। मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, इसलिए मुझे अपने कर्मों की सजा मिली है। चुप हो जाइए देवर जी, अब हम सब मिलकर घर चलते हैं, अपने गांव चलते हैं और वहाँ एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। हाँ भाभी, चलो हम सब गांव चलते हैं। सुधा, घर चलो। अब मोहन भैया, राधा भाभी के साथ ही मैं रहूँगा, तो जल्दी ठीक भी हो जाऊँगा। अब मुझे कोई बीमारी नहीं छू सकती। दोनों भाई एक साथ गांव जाते हैं और अपने पिता की तस्वीरों के सामने खूब रोते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। पिताजी, माफ कर दीजिए, हमने आपके असूलों को तोड़ा है।